वो रो रहा था, इसलिए उसे संभालने के लिए मैंने उसका हाथ थामा और आंसू पोंछने के लिए मैंने उसे कहा, जब दुख से मेरा गला रूंध रहा था, मैं तुमसे वादा करता हूं कि इंसाफ जीतेगा आखिरकार और अमन जल्द ही कायम होगा। जाहिर है मैं उससे झूठ बोल रहा था। मुझे पता था कि इंसाफ नहीं मिलने वाला और अमन जल्द नहीं आने वाला, पर मुझे उसके आंसू रोकने थे। मेरी यह समझ गलत थी कि अगर हम किसी चमत्कार से आंसुओं की नदी को रोक लें तो सब कुछ ठीक ठाक तरह से चल निकलेगा। फिर चीजों को हम वैसे ही मान लेंगे जैसी वे हैं। क्रूरता और इंसाफ एक साथ मैदान में घास चरेंगे। ईश्वर शैतान का भाई निकलेगा और शिकार हत्यारे का प्रेमी होगा। पर आंसू रोकने का कोई तरीका नहीं है। वे बाढ़ की तरह लगातार बहे जाते हैं और अमन की रवायतों को तबाह कर देते हैं। और इसलिए आंसुओं की इस कसैली जिद की खातिर आइए आंखों का अभिषेक करें इस धरती के सबसे पवित्र संत के रूप में। कविता का काम नहीं है आंसू पोंछना। कविता को खाई खोदनी चाहिए जिसका बांध वो तोड़ दे और इस ब्रह्मांड को डुबो दे। ये कविता जकरिया मोहम्मद की है और इसका अनुवाद हिंदी में किया है निधीश त्यागी और अपूर्वानंद ने। दरअसल ये कविता उस कविता संग्रह से है जिसका नाम यही है कि कविता का काम आंसू पोंछना नहीं है। ये प्रतिनिधि फिलिस्तीनी कविताएं हैं जिनका अनुवाद किया है अशोक वाजपेयी, अपूर्वानंद, यादवेंद्र, निधीश त्यागी और ऋचा नागर ने। कमाल का कविता संग्रह है। इस कविता संग्रह के बारे में अगर मैं 2-4 शब्द आपको बता दूं, ये जो यहाँ अपूर्वानंद जी ने इसके बारे में जो लिखा है कि फिलिस्तीनी कविता का एक काम और सबसे जरूरी काम रहा है ये साबित करना कि फिलिस्तीन जमीन के खाली टुकड़े का नाम नहीं। इसका मतलब यह है कि फिलिस्तीन की कल्पना बिना फिलिस्तीनियों के नहीं की जा सकती। फिलिस्तीन के वतन होने का मतलब है उसके लोगों का होना, उनका वहां पैदा होना, वहां की सड़कों और गलियों में खेलना, मोहब्बत करना, उनके झगड़े, लड़ाइयाँ, उनकी शादियाँ, घरों का बसना, लेकिन सब कुछ जो दूसरे मुल्कों और उसके लोगों के लिए स्वाभाविक माना जाता है वो फिलिस्तीनियों के प्रसंग में असाधारण हो उठता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, फिलिस्तीन की समस्या के रूप में देखें, तो इन कविताओं का छपना, इनका रूपांतरण, इनका पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। आप कह सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन असहमति अपनी जगह और जो सही है उसका किया जाना अपनी जगह। तो आइए कुछ कविताएं मैं आपको सुनाता हूं। अगली कविता काफ़ी है मेरे लिए, फदवा तूफान की रचना है ये और अपूर्वानंद ने इसका अनुवाद किया है कि काफ़ी है मेरे लिए, काफ़ी है उसकी ज़मीन पर मरना। काफ़ी है मेरे लिए, काफ़ी है उसकी ज़मीन पर मरना, उसमें दफन होना, घुलना और गायब हो जाना उसकी मिट्टी में, और फिर खिल पड़ना एक फूल की शक्ल में, जिससे एक बच्चा खेले मेरे वतन का। काफ़ी है मेरे लिए रहना अपने मुल्क के आगोश में, उसमें रहना करीब मुट्ठी भर मुट्ठी की तरह, उसमें रहना करीब मुट्ठी भर मिट्टी की तरह, घास के गुच्छे की तरह, एक फूल की तरह। काफ़ी है मेरे लिए, काफ़ी है उसकी ज़मीन पर मरना, उसमें दफन होना। परेशान कर सकती हैं ये कविताएं। अगर फिलिस्तीन के लोगों की नज़र से देखें तो उनका दुख दर्द इसमें समझ में आता है। हो सकता है आप हमास के बारे में जानते हो, उसे कहते हो वो आतंकी संगठन है। आप इजराइल के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन लोगों की नज़र में इजराइल भी एक आतंकवादी देश हो सकता है। हमास एक आतंकवादी संगठन है, इजराइल एक आतंकी देश है। तो लेकिन फिलिस्तीन के लोगों को क्या कसूर? उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनके दुख दर्द हैं, जो जिंदगी हम जीना चाहते हैं वो भी जीना चाहते हैं। तो चलिए, जैसा तुम चाहते हो मैं भूल जाऊंगी, ये अगली कविता है, दारीन तातूर। जैसा तुम चाहते हो मैं भूल जाऊंगी कहानी हमारी जो अब अतीत का हिस्सा है, और सपने जो कभी हमारे दिलों को रोशन करते थे। हम चाहते थे कि वे सच हों, लेकिन हमने उनका कत्ल कर दिया। मैं चीजों को भूल जाऊंगी ओ मेरी जिंदगी के प्यार, चीजें जो हमने कहीं
कविताएं जो हमने अपने दिलों की दीवारों पर लिखी और रंगों में आंकी, वे पेड़ जिनके नीचे हम बैठे एक वक्त और नाम जो हमने नक्श किए, मैं उन्हें भूल जाऊंगी, इसलिए मुझसे नाराज ना हो। दारिन तातूर की ये कविता थी और अपूर्वानंद का ही अनुवाद है ये। आप समझ सकते हैं अपने दिल के कितना करीब आप इसको महसूस कर सकते हैं। बस शर्त एक ही है, दिल होना चाहिए आपके पास, और ये भी चाहिए। रवन हुसैन की अगली कविता मैं सुना रहा हूं। सुबह नीधीश त्यागी का अनुवाद है। सुबह हमारे सर पर हुई, अंत को काट छांट दिया गया। हमारे नन्हे मुन्नों के पांव यकायक पलट गए आसमान की तरफ। समय ने खुद को दरकिनार किया और जगहों ने आंखें मूंद ली, जैसे सलेटी पड़ने लगते हैं पलकों के नीचे बच्ची के शब्द। छतें गिरने लगी, पत्थर के झरने बने और मलबे के नीचे आखिरी निशानी तस्वीरें टंगी रहीं। एक अंतिम पेंटिंग हमारे चेहरों पर गढ़ी हुई। अकेले हम आज की रात उम्रदराज होंगे, बुनेंगे घंटे और पहन लेंगे उस आतंक को, पी जाएंगे जो दौड़ रहा है हमारे बच्चों के मुंह से। हमारे जंग लगे होठों का स्वाद कौन लेगा। अद्भुत कविताएं हैं। फिलिस्तीन के कवियों की तरफ से लिखी गई। कविता का काम आंसू पोंछना नहीं, इस कविता संग्रह से है जिसको जिल्द बुक्स ने प्रकाशित किया है। अब मैं आपको दालिया ताहा की एक कविता सुना रहा हूं। थोड़ी लंबी है पर सुनिए। अब इसका शीर्षक आप को बताऊं तो वो भी बड़ा लंबा सा है कि मर्द और उसकी गर्लफ्रेंड जो लड़े रात भर और अब खड़े हैं रामल्ला शहर में एक दवाखाने में सरदर्द की दवा खरीदने को। देखो उस तरफ समुद्र अभी नहीं दिखलाई दे रहा, हालांकि 2 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं। हालांकि महसूस कर सकते हैं उसकी गर्म नम हवा। हालांकि हमारे कपड़े चिपकने लगे हैं अपने शरीर से। कार के भीतर हम अंगूर खाते हैं पर बोलते नहीं, जैसे हमारे जिस्म से निकलता पसीना बना रहा है संवाद हमारे बीच। कैसे आत्मा करती है शब्द और चोट। हम हाईवे नंबर 6 पर हैं। मैं फोन पर कि हम रास्ता ना चूक जाएं कहीं। तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें कुछ दे दूं, और इन्हीं सिरों के साथ हम पार करते हैं चेक पॉइंट। इन्हीं निरपेक्ष भावों के साथ इंतजार करते हैं कि सिपाही निपट ले हमारे कागजों को देखने से। हम मुड़ते हैं खाली पहाड़ियों की तरफ, पूरी तरह खाली। कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं जो बात करे अरब गांवों की। मैं दर्ज करती हूं और तुम अपना सुंदर सिर हिलाते हो हां में। यहां तक कि जनसंहार के बाद चुप्पी भी पसर जाती है और कभी नहीं जाती, चिपक जाती है पत्थरों और पहाड़ों से, और जमीन उन्हें भाप की तरह छोड़ती है। और खास तरह की गहरी चुप्पी। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूं? जैसे तुम महसूस करते हो रवांडा या बोस्निया की पहाड़ियों पर जाते हुए, जैसे तुम एकदम से ताड़ जाते हो। तुम समझ नहीं पाते ये कैसे होता है, किस तरह, पर तुम कदम वापस खींच लेते हो। जैसे घास पर नहीं पर मरते हुए लोगों की फूलती सांस पर पांव रख रहे हो। जैसे कि जो पेड़ से बढ़ रहा है वो शाखा नहीं बल्कि मृतक के आखिरी शब्द हों, सीधे खड़े होते जिस पर कौवे उतर रहे हों। उन्होंने कोशिश की इस चुप्पी से निजात पाने की, हाईवे बनाकर और कारों की सर से। बहुत हुनर से उन्होंने सब मिटाने की कोशिश की, अपने सफेद दास्ताने घास पर फेंकने से पहले। मुझे लगता है मैं नाटक कर रहा हूं, जैसे जो भी मैं कर रहा हूं सच नहीं है। जैसे कपड़ों के नीचे जो मैंने पहन रखा है नहाने के कपड़े नहीं बल्कि कोई भूत है। जैसे लौटा नहीं सकता उन गांवों को इन पहाड़ियों पर, वे हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। ये सत्य अटूट है। मुझे एहसास है ये रास्ता है समुद्र की तरफ जाने का। एक अजीब अवसाद भर रहा है मुझ में, और समुद्र है जो अब भी नहीं दिख रहा, जैसे उसे भी पता हो और अदृश्य हो गया हो। और हमारे शरीर से पसीना छूटा जा रहा हो जो बता रहा है वो यही है। और क्योंकि शब्द हमारे बीच अब अंत की तरफ आ चुके हैं, बिना जोर से कुछ कहे साथ साथ हम ललक रहे हैं उससे मिलने को, जबकि पहाड़ी पर पड़े हुए सफेद दस्ताने धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं बदलते हुए जहरीले फूलों में। ये कविता नीधीश त्यागी का अनुवाद था, दालिया ताहा की लिखी हुई थी। चलिए एक आध कविता और मैं पढ़ देता हूं आपके लिए।
इस कविता से, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, अपूर्वानंद जी का ही एक महमूद दरवेश की कविता हत्या पढ़ देता हूँ मैं, लास्ट आखिरी कविता। इस कविताएं बहुत हैं, बहुत झिंझोड़ने वाली कविताएं हैं, सोच में डालने वाली कविताएं हैं कि आखिर इस जंग से, इस नफरत से हमें हासिल क्या होता है। हत्या, महमूद दरवेश की कविता। आलोचक कभी कभी मुझे मार डालते हैं, वे एक खास कविता चाहते हैं, एक खास रूपक, और अगर मैं एक पगडंडी ले लेता हूं वे कहते हैं वो रास्ता भटक गया है, और अगर मैं घास में लय पाता हूं वे कहते हैं उसने सदाबहार ओक की धीरता छोड़ दी है, और अगर मैं बसंत में गुलाब देखता हूं पीला वे पूछते हैं इसकी पंखुड़ियों में वतन का खून कहाँ है, और अगर मैं लिखूं ये तितली है मेरी सबसे छोटी बहन, बगीचे के दरवाजे पर वे सूप के चम्मच से मायने हिलाते हैं, और अगर मैं फुसफुसाता हूं माँ माँ है, जब वो अपना बच्चा खोती है वो सूखने लगती है एक डंडी की तरह और गायब होने लगती है, वे कहते हैं वो खुशी में झूम उठती है, उसके जनाजे पर नाचती है क्योंकि उसका जनाजा उसका ब्याह है, और अगर मैं आसमान की तरफ देखता हूं अदेखे को देखने के लिए वे कहते हैं कविता अपने मकसद से भटक गई है। आलोचक कभी कभी मुझे मार डालते हैं और मैं उनके पाठ से भाग निकलता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं उनकी गलतफहमी के लिए, और फिर खोज करता हूं नई कविता की। ये कविता अपूर्वानंद जी का अनुवाद था, और कविता का काम आंसू पोंछना नहीं, फिलिस्तीन की प्रतिनिधि कविताएं हैं। आज के इस दौर में, इस माहौल में, नफ़रत का बाज़ार जहां पूरी तरीके से फैला हुआ है, उसमें इन कविताओं को लिखा जाना, उनका अनुवाद किया जाना और उनका पढ़ा जाना बेहद ज़रूरी है। जल्द प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है, 250 रुपया इसकी कीमत है। आप चाहें पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा अगर पढ़ना हो।